नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आप जिन्हें देख रहे हैं प्रारब्ध के इस मंच के चिर परिचित और हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण और लोकप्रिय गेस्ट प्रमोद कोठारी जी। आइए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं प्रमोद जी का। प्रमोद जी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार अवनीश जी, नमस्कार दर्शकों को भी नमस्कार जी दर्शकों, प्रमोद जी से हम ये जो पूरा किसान आंदोलन चल रहा था उस बहाने एक जमीनी सच, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी किसान आंदोलन पार्ट 1 हो चाहे पार्ट 2 हो, उसमें एक अलगाववादी तत्वों का अपने आप एंट्री हो जाया करती है। अलगाववादी तत्व जब मैं कह रहा हूं तो मुझे खालिस्तानी कहने में कोई गुरेज नहीं है। और ज्यादातर ये मूवमेंट जो है भारत के विरोधी खेमे द्वारा चलाया जाता है। इसका जो बेस आप कह लीजिए वो कनाडा है, और प्रमोद जी कनाडा में रहते हैं, इसलिए वहाँ की स्थितियों को और वहाँ के समाज में ये अलगाववाद को लेके किस तरीके चीजें चल रही हैं उसको बहुत बेहतर जानते हैं। और इसी के साथ साथ जियो पॉलिटिकल जो इश्यूज हैं उन पर इनकी बड़ी गहरी पकड़ है। पूरा कनाडा घूमते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर आप एक सामाजिक व्यक्ति हैं, सामाजिक सरोकार रखते हैं और खास तौर से भारतीय पर्सपेक्टिव से चीजों को देखने के आदी हैं, तो फिर आप संवाद के धनी हो जाते हैं और जानकारी के भंडार हो जाते हैं। प्रमोद जी ऐसे ही व्यक्तित्व हैं। प्रमोद जी, आज हम बात करेंगे कनाडा कनाडा सरकार और खासतौर से ट्रूडो ट्रूडो के नेतृत्व में भारत और कनाडा के रिश्ते कैसे रहे, G20 के दौरान कैसे रहे, निज्जर वाले मामले में कैसे रहे। और खासतौर से ये माना जाता है कि ट्रूडो जो है वो कनाडा की धरती से भारत के खिलाफ जो कुछ भी चल रहा होता है उसको भरपूर समर्थन देते हैं। लेकिन दर्शकों आपको बता दें, प्रभु जी आपको तो पता ही है कि बीते साल नवंबर और दिसंबर में दो पॉलिटिकल सर्वे कनाडा में आए, और उन दोनों सर्वे के हिसाब से कनाडा में ट्रूडो की सरकार बेहद अलोकप्रिय सरकार हुई। कहा यह जाने लगा कि शायद यही वजह है कि ट्रूडो जो है वो लगातार इंडिया के खिलाफ और जो खालिस्तानी मामले हैं, क्योंकि एक अच्छा खासा वोट बैंक है कनाडा में, तो उनको कंसोलिडेट करने के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं। लेकिन इसके कई और कारण हैं। सर्वे में जो नतीजे निकल के आए उसमें मुद्रास्फीति यानी महंगाई, बाकी जो है जलवायु वाले मामले और तमाम और चीजें थी। तो जरा प्रमोद जी के हवाले से ही जानते हैं। साहब ये बताइए, ये ट्रूडो साहब भारत से दुश्मनी ले रहे हैं, इसकी वजह क्या है? क्या ट्रूडो वाकई खतरे में है? क्योंकि देखिए आम चुनाव तो वहां 2025 में होने हैं। क्या देखते हैं आप कनाडा की राजनीति को, क्योंकि भारत से काफी ताल्लुक रखता है और बहुत अच्छा ताल्लुक नहीं रखता है, कम से कम ट्रूडो का ये कार्यकाल कैसे देखते हैं? देखिए अवनीश जी, इसको थोड़ा समझने के लिए ना मैं आपको बताऊं। अब ये कहना ना अतिशयोक्ति हो जाएगी, कई लोग ये कहेंगे कि ये तो अतिशयोक्ति हो गई। लेकिन नरेंद्र मोदी से जो टकराता है ना, भगवान जाने ये कौन सी वो है लीला है कि वो बिल्कुल चूर चूर ही हो जाता है। चाहे भारत में ले लो और चाहे आप विदेशों में ले लो। ट्रूडो साहब ने जो G20 में किया, वो G20 में ये था कि नरेंद्र मोदी ने एक हलवा बनाया, एक पकवान बनाया, और ट्रूडो साहब को क्या हुआ कि वो पकवान वो खुद ना खा सके तो उसके अंदर मिट्टी डाल दी, और जो है उस G20 का पूरा जो मजा है ना वो मजा खराब कर दिया। अपोजिशन इस बार क्या है कि अपोजिशन इस बार बड़ा एग्रेसिव है। मैं कनाडा के अंदर 3 चुनाव देख चुका हूं, लेकिन 3 चुनाव में मैंने अपोजिशन को इतना एग्रेसिव नहीं देखा जिस हिसाब से वो प्रहार कर रही है और मुद्दों के ऊपर प्रहार कर रही है। तो अभी पीछे सर्वे हुआ है, हर 10 में से 7 बंदे ये चाहते हैं कि ट्रूडो रिजाइन कर दे। 10 में से 7 यानी 100 में से 70। तो साहब ये बहुत बड़ा नंबर है। आप सोचिए कि लोगों के अंदर कितनी अपने सरकार के प्रति जो है कितनी नफरत हो गई है, एक हिसाब से अगर कहा जाए तो। अब ये क्यों हो गई है ये मैं आपको बताता हूं। इस मुद्दे पे आते हैं। पहला मुद्दा ये है कि साहब जब कोविड के टाइम जब लोग त्राहिमाम कर रहे थे कनाडा के, उस वक्त एक अराइव कैन एक ऐप बनी थी, जैसे एयर इंडिया ने, उस सब ने बनाई थी, सभी सभी देशों ने बनाई थी। उसमें आपके नागरिकों को अपनी डिटेल डालनी होती थी जो भी देश में आता था। इन भाई साहब ने क्या किया कि इनिशियली वो ऐप बननी थी $80,000 में।
यानी तकरीबन तकरीबन 40-50 लाख रुपए में वो एप्लीकेशन बन जानी थी। इन भाई साहब ने उस ऐप के लिए 350 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। और जब यहाँ के ऑडिटर जनरल ने ऑडिट करी सरकारी खातों की, तो कोई भी जस्टिफिकेशन था ही नहीं। और उस ऐप के, वो ऐप इतनी एक्यूरेट नहीं थी, उसका डेटा वो गलत प्रोसेस कर रही थी, जिसकी वजह से हजारों लाखों लोगों को गलत तरीके से क्वारंटाइन किया गया। लोग कहते रह गए उस टाइम कि मैं कोविड पॉजिटिव नहीं हूं, मैं कोविड पॉजिटिव नहीं हूं, लेकिन लोगों को ठूस दिया गया होटलों में और जहां पर भी उनको जगह मिली। इस वजह से ये भ्रष्टाचार, इस वजह से ये भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं। पहला आरोप ये है। दूसरा आरोप ये है कि जब ये प्रधानमंत्री पहली बार बने 2015 में, उसके 20 दिन बाद एक ऐसी कंपनी को सरकारी ठेके मिलने शुरू हो गए, जो कंपनी अपनी जिंदगी में उसको कभी कोई ठेका नहीं मिला था, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला था। लेकिन इन भाई साहब के प्रधानमंत्री का पद संभालते ही उसके 20 दिन बाद ही उनको मिलने लग गए। जब उसकी जांच हुई तो पता लगा कि जो कनाडा की राजधानी है ओटावा, ओटावा के एक 8x10 के कमरे में वो कंपनी रजिस्टर्ड थी। 4 लोग उसके मालिक थे और उस कंपनी को $258 मिलियन के जो है वो प्रोजेक्ट्स अलॉट हो गए, जिसके अंदर वो खुद कुछ नहीं करती थी, वो आगे सब कॉन्ट्रैक्टरों से काम करवाती थी। तो ये सब जब आरोप लगे और यहाँ के पत्रकारों ने, खोजी पत्रकारों ने ये सारा डेटा और सबूत निकाल के जब कनाडा के ऑडिटर जनरल के सामने रखे, तो ऑडिटर जनरल को पता लगा कि भ्रष्टाचार जो है वो सरकारी ऑफिसर्स के अंदर अपार हो चुका है। इतना ही नहीं, इन जो कंपनी से जो जीसी स्ट्रेटजीज है या जो अराइव कैन के अधिकारी हैं, इनके साथ बकायदा सरकारी अधिकारियों ने डिनर की, पार्टी की। तो कनाडा के अंदर एक कानून है कि जब भी कोई सरकारी अधिकारी किसी वेंडर के साथ या ऐसी किसी कंपनी के साथ कोई मीटिंग करता है, तो उसको ऑन रिकॉर्ड गवर्नमेंट को और सरकार को बताना होता है या हाउस में बताना होता है। लेकिन सरकारी अधिकारियों ने कुछ भी नहीं बताया और अपने ही हिसाब से डिनर करते रहे, पार्टियां करते रहे, कॉन्ट्रैक्ट्स अलॉट होते रहे और बिल्कुल खुलेआम लूट मची रही। अब लीडर ऑफ अपोजिशन हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर जब सवाल पूछते हैं, जब डॉक्यूमेंट्स ढूंढते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स ही नहीं मिल रहे। कितने कितने ऐसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो इस जांच के लिए चाहिए कंट्रोलर ऑडिटर को, वो डॉक्यूमेंट्स ही नहीं मिल रहे। तो ये प्रकाष्ठा है भ्रष्टाचार की। दूसरी प्रकाष्ठा है भ्रष्टाचार, ट्रूडो के साथ जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि चाइना का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस है कनाडा के अंदर। आप मानोगे, जैसे हमारे यहां से ये नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और विजय माल्या भाग करके विदेशों में रह रहे हैं, वैसे ही चाइना के भी बहुत सारे ऐसे उद्योगपति हैं जो भाग करके दूसरे दूसरे देशों में रहते हैं। आपको सोच के हैरानी होगी और दर्शकों को भी सुनकर बड़ी आश्चर्यचकित होंगे कि चाइना ने कनाडा के अंदर पुलिस स्टेशन खोल लिए हैं उन लोगों को पकड़ने के लिए। और जब अपोजिशन इन चीजों के बारे में सवाल पूछा कि भाई ये पुलिस स्टेशन किसकी इजाजत से खुले, कौन से कानून के हिसाब से खुले, तो उसके बीच में क्या हुआ कि G20 आ गया और ट्रूडो भागकर जो है वो दिल्ली आ गए G20 अटेंड करने के लिए। ट्रूडो को ये पता था कि जब मैं वापस जाऊंगा तो अपोजिशन जो है मेरे से ये सवाल पूछेगा कि ये पुलिस स्टेशनों के बारे में बताओ कि एक लोकतांत्रिक देश में, एक सॉवरेन कंट्री के अंदर दूसरी कंट्री के पुलिस स्टेशन कैसे खुल गए। तो इन्होंने आकर के जो है वो दूसरा अपना हरदीप निज्जर वाला मुद्दा उठा लिया। अपोजिशन को इस बात से प्रॉब्लम है कि हम जब भी किसी देश की बात करते हैं, हम जब भी मुद्दों की बात करते हैं, ये कवर फायर करने के लिए इंडिया का यूज कर लेता है। अभी अपोजिशन इस बात की जांच कर रहा था कि भाई कनाडा के अंदर इलेक्शंस के अंदर चाइना और रशिया ये इंटरफियर करते हैं और इसकी जांच कराई जाए। चाइना और रशिया का मतलब ये था कि चाइना जो है वो ट्रूडो को फंडिंग करता है, इसको इलेक्शन जिताने में मदद करता है। तो जैसे ही अपोजिशन ने ये सवाल उठाया, वैसे ही ट्रूडो ने उसमें इंडिया को भी घुसा लिया कि चाइना और रशिया नहीं, इंडिया भी इंटरफियर करता है हमारे इलेक्शन प्रोसेस में। तो अब कनाडा के अंदर 3 देशों में
तीन देशों के खिलाफ जांच चल रही है, भारत, रशिया और चाइना, कि ये तीनों देश हमारे इलेक्शन प्रोसेस के अंदर जो है वो इंटरफियर करते हैं। लेकिन कुल मिला के बात ये है कि इकोनॉमी बिल्कुल तबाह हो चुकी है। जो मर्जी इंडस्ट्री आप ले लीजिए, रेस्टोरेंट्स, फूड एंड सप्लाई ले लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन ले लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग ले लीजिए, जॉब्स है नहीं कहीं पर भी। इकोनॉमी ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स है। इंटरेस्ट रेट जो है ऑल टाइम हाई है। लोग डिप्रेशन में इतने जा रहे हैं कि घर की किस्तें नहीं दे हो रही लोगों से। और ट्रूडो साहब के पास इसका कोई जवाब नहीं है, बुरी तरीके से घिर चुके हैं। 10 में से 7 कैनेडियंस ये चाहते हैं कि इमीडिएट इस्तीफा दे दें, और उनके पास फिलहाल कोई जवाब नहीं है। सरकार जो है, बिल्कुल आप ये मानिए कि देश में सरकार है ही नहीं, कभी भी गिर सकती है। बस ये है कि ट्रूडो साहब किसी तरीके से डिफेंसिव मोड में आ गए हैं और इधर उधर की बातें कर रहे हैं। तो इस देश का आज की डेट में ये एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य जो है वो ये है। बिल्कुल प्रमोद जी, और ये चीजें अब समझ में आ रही हैं। बहुत सारे दर्शकों के मन में भारत के हवाले से ये बात है कि G20 में इतना सारा ड्रामा, उनके जहाज का खराब हो जाना, खैर देखिए मशीन है, कहीं भी खराब हो सकती है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन महंगाई और बाकी चीजों पे हम आएंगे। मैं 2-3 दिन पहले मेरे ऐसे ही मैं सर्फ कर रहा था, तो कनाडा के बारे में मैंने ऐसे ही अपडेशन लिया कि देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मैंने देखा साहब एक एयरपोर्ट पर पोर्टर के कुछ जॉब वैकेंसीज थी, 4 या 5 ऐसी वैकेंसीज थी, और उस एयरपोर्ट के सामने कम से कम मुझे जो अंदाजा लग रहा था 4-5 हजार लोगों की भीड़ खड़ी थी। फिर मेरा इंटरेस्ट जगा कि जरा देखूं, मैंने जूम किया वो पिक, और जूम करने पे मैंने देखा 50-50 का रेशियो था। मुझे जो अफ्रीकन नागरिक हैं वो दिखे, और कुछ गोरे भी दिखे, लेकिन 50% मुझे टर्बन दिखा। और पगड़ी के अलावा बाकी कितना रहा होगा, ये भगवान मालिक है। तो ये तो बेरोजगारी और जॉब्स की स्थिति है जो साफ साफ दिखाई दे रही है। अच्छा, ट्रूडो सरकार के खिलाफ इतनी असंतुष्टि है, तो उसके जवाब में वहां कनाडा की राजनीति में, क्योंकि ये तो लिबरल हैं, क्या इनकी राजनीति, इनको रिप्लेसमेंट जो देने वाली स्थिति बन रही है, वो कौन सी स्थिति बन रही है वहां के राजनीति में? अगर ट्रूडो जाते हैं तो क्या सामने ऑप्शन है? क्योंकि मुझे उन नेता का नाम नहीं ध्यान आ रहा है, आप उसको बताएंगे, जिनको सर्वे में 40% लोकप्रियता हासिल है और 30% हासिल है ट्रूडो को, और वो भी 30% काफी नीचे गिर रहा है। जब मैंने देखा था तब 10 में से 5 लोग ऐसा चाहते हैं। आपने बताया कि जो लेटेस्ट सर्वे है उसमें 10 में से 7 लोग ऐसा चाहते हैं। तो क्या बदलाव है? अगर ऐसा बदलाव होता है, चाहे 2025 में इलेक्शन के बाद हो, चाहे इलेक्शन से पहले हो, ट्रूडो जाते हैं, यानी लिबरल्स की सरकार अगर जाती है और कोई डेमोक्रेट की सरकार अगर आती है, कंजर्वेटिव्स की आती है, जो कुछ भी वहां की राजनीति में हो, भारत के लिए कैसा होगा, कनाडा के लिए कैसा होगा, इसको जरा सा देखें। देखिए, पहले तो जो आपके भारत वाल के दर्शक हैं उनको मैं ये लिबरल और कंजर्वेटिव समझा दूं भारत के परिप्रेक्ष्य में। लिबरल जो है उसको आप लगा लीजिए भारत की कांग्रेस या भारत की टीएमसी, ममता बनर्जी वाली पार्टी। जो ट्रूडो की पार्टी है वो भारत की कांग्रेस लगा लीजिए। जो यहाँ की कंजर्वेटिव पार्टी है उसको आप भारत की बीजेपी लगा लीजिए। तो अब आपको समझने में आसानी होगी। अब फिलहाल जो है वो लिबरल पार्टी की सरकार है यहाँ पे। इन लोगों अब इनके आपने कहा कि सामने कौन है? सामने है पियर पॉलिव। पियर पॉलिव वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर इनको कहते हैं कि ये डोनाल्ड ट्रंप है कनाडा के, और भारत मूल के लोग ये कहते हैं कि ये भारत के योगी आदित्यनाथ हैं। अब आपको थोड़ा सा समझने में आसानी होगी कि राजनीति जो है वो किस तरफ जा रही है। ये जो पियर पॉलिव हैं, ये पियर पॉलिव जो है ये कोई तुष्टीकरण की और कोई वो राजनीति नहीं करते कि मैं आज टोपी पहन लेता हूं, मैं आज कुर्ता पजामा पहन लेता हूं, मैं आज पगड़ी पहन लेता हूं। ये इस बात में कोई विश्वास नहीं रखते। जिस समुदाय का कोई त्योहार है उसको ये बधाई देते हैं, लेकिन टोपियां नहीं पहनते ये। तो इससे आप देख लीजिए कि किस तरीके का लीडर होगा। दूसरा
बात यह है कि सिर्फ मुद्दों पे बात करते हैं। ट्रूडो ने $10 बिलियन यूक्रेन को दे दिए, $10 बिलियन। जिस देश के अंदर महंगाई चरम पर है, लोगों के पास घर रहने के लिए है नहीं, नौकरियां है नहीं, वो देश जो है एक दूसरे देश को $10 बिलियन दान में दे रहा है। तो वो बात कर रहे हैं मुद्दों के ऊपर कि भैया पैसा है तो हमारा पैसा गया कहां। तो जब पियर पॉलिव आएंगे सरकार में, तो न सिर्फ भारत के साथ बल्कि और भी जो प्रोग्रेसिव सोच रखने वाले देश हैं उनके साथ कनाडा के रिश्ते अच्छे होंगे और एक कंस्ट्रक्टिव वे में आगे बढ़ेंगे। इसका इसका जो सबूत है वो इस बात पे है, क्योंकि मैं ऐसे ही बोल दूं कि बढ़ेंगे, मेरे को सबूत तो देना पड़ेगा ना। ट्रूडो भारत के विरोध में बोल रहा है, लेकिन सस्कैचुअन गवर्नमेंट जो है, सस्कैचुअन एक यहाँ का राज्य है, जैसे आपके यहाँ उत्तर प्रदेश बिहार है, वैसे ही सस्कैचुअन यहाँ का राज्य है एक। सस्कैचुअन की जमीन, दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि दुनिया के अंदर सबसे फर्टाइल जमीन है खेती करने के लिए। वहां के जो प्रीमियर है वो फिलहाल भारत के दौरे पे हैं। भारत के साथ वो ट्रेड करना चाहते हैं, भारत के साथ मिल करके वो एग्रीकल्चर के अंदर प्रोग्रेस करना चाहते हैं। ओंटारियो के अंदर कंजर्वेटिव गवर्नमेंट है, दूसरा राज्य है वहां का। वहां के फाइनेंस मिनिस्टर भारत के दौरे पे हैं। वो भी भारत के साथ मिल करके और व्यापार करना चाहते हैं और ट्रेड को नरेंद्र मोदी जी के साथ मिल करके कनाडा को मुख्य धारा के अंदर लेके आना चाहते हैं। कनाडा देखिए, फिलहाल कनाडा जो है एक अलग थलग पड़ गया है पूरी दुनिया के अंदर। जस्टिन ट्रूडो एक ऐसा व्यक्ति बन गया है कि जिसके पास लोग पास जाने से भी डरते हैं कि ये तो डूबे सनम, हमको भी ना ले डूबे। तो यहाँ की जो अपोजिशन के लीडर्स हैं वो सरकार बदले या ना बदले, जो राज्य के लीडर्स हैं वो ऑलरेडी भारत सरकार के कांटेक्ट में आने लग गए हैं कि भैया इनको छोड़ो, लेकिन हमें अपने राज्य को देखना है। अब आप ये सोचिए अवनीश जी, कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और किसी स्टेट में मान लीजिए कि कोई भी अपोजिशन की गवर्नमेंट, टीएमसी लगा लीजिए, बंगाल वाली ममता मैडम ही लगा लीजिए, मान लीजिए वो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट करने लगे यूएसए के साथ या जर्मनी के साथ, प्रधानमंत्री को बाईपास करके, तो कितनी शर्मिंदगी की बात है। तो इस प्रकार का सिनेरियो ये है। यहाँ की अपोजिशन चाहती है कि हम अच्छे रिलेशनशिप्स बनाएं, बस चुनाव होने की देरी है। अब चुनावों के अंदर अब देखिए, अगर तो तुष्टीकरण का वोट बहुत ज्यादा एग्रेसिव तरीके से निकल के आता है, तब तो फिर मुझे लगता नहीं है बदलेंगे, क्योंकि देखिए कनाडा की जो जनसंख्या है वो छोटी है, यहाँ की डेमोग्राफी जो है वो जल्दी बदलती है। 4 करोड़ की जनसंख्या है, यहाँ के पे राजनीति पे काबिज होना जो है वो बड़ा आसान है। आपके यहाँ पे 1500, 2000, 5000 वोटों के ऊपर एमपी बन जाता है। एमएलए जो है वो 800, 900, 1000 वोटों से एमएलए बन जाते हैं लोग। तो इस वजह से जो है राजनीति बड़ी सीरियस नोट पे है। और आपको एक बात जान के हैरानी होगी अवनीश जी, जो कैनेडियन सिटीजन्स हैं वो यूएस में जाके बस सकते हैं। बहुत लोग सरकार से तंग आके, सरकार की पॉलिसियों से तंग आके पिछले 5 साल में 5 लाख लोग कनाडा छोड़ के जा चुके हैं। ये सरकार की उपलब्धि है यहाँ की सरकार की। तो डेफिनेटली अगर सरकार बदलती है और अगर चेंज होते हैं तो भारत के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो अपोजिशन है वो बहुत ही कंस्ट्रक्टिव और प्रोग्रेसिव वे में सोच रही है और मुद्दों के ऊपर बात कर रही है और व्यापार के बारे में सोच रही है। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि जैसे ही हम पावर में आएंगे, हम इमिग्रेशन को कंट्रोल करेंगे। हम बेमतलब का इमिग्रेशन हम नहीं लेकर के आएंगे। अगर हमें वोट देना है तो दो, वोट नहीं देना है तो तुम्हारी मर्जी है, अगर अपने भविष्य के लिए वोट देना है। लेकिन हम इमिग्रेशन ऐसा नहीं है कि आइलेट्स में बैंड ले आओ और कनाडा आ जाओ। हम इस सिद्धांत के ऊपर नहीं चलेंगे, लोगों को फिल्टर करेंगे, जिन लोगों की कनाडा को आवश्यकता होगी उनको ही लेके आएंगे। तो इतने क्लियर स्टैंड के साथ जो है वो इलेक्शन में जा रहे हैं। अब आप देखिए रिजल्ट क्या होता है, वो तो लोकतंत्र है, लोग बताएंगे। बिल्कुल प्रमोद जी। और अच्छा, उसी सर्वे में मैंने देखा था जो तीसरे नंबर की सबसे लोकप्रियता जिनको हासिल है, लगभग
15 के आसपास परसेंट उनको पॉपुलेशन है, पॉपुलैरिटी है उनकी। वो एक टर्बनधारी हैं। वो किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और उनका क्या राजनीतिक अस्तित्व है या राजनीतिक कद है कनाडा की पॉलिटिक्स में? जो फिलहाल सरकार है वो मैंने बताया, वो लिबरल सरकार है, यानी कांग्रेस की सरकार है। अपोजिशन में कंजर्वेटिव है, यानी भारत की बीजेपी है। थर्ड जो पार्टी है वो है नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी, एनडीपी। उसके जो अपने मुखिया हैं वो है जगमीत सिंह। जगमीत सिंह की पर्सनैलिटी को अगर आपको समझना है तो आप ये मानिए कि अरविंद केजरीवाल को, राहुल गांधी को और प्रशांत किशोर को, तीनों को आपस में मिला लो, गिलास में घोल लो तीनों को, और जो मिश्रण बनता है वो जगमीत सिंह है। मैं फिर ये से तो बताता हूं। गजब, ये तो गजब गजब की रेसिपी बनेगी प्रमोद भाई, गजब की। इसको थोड़ा सा और बताइए। हाँ, मतलब मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अरविंद केजरीवाल, बिहार वाले प्रशांत किशोर और राहुल गांधी, तीनों को मिला लो और फिर जो प्रोडक्ट निकलेगा वो जगमीत सिंह है। ये पार्टी बेसिकली इसकी पार्टी नहीं थी। ये पार्टी हम्म, लोग बेसिकली जो रूरल कनाडा है, जो गांव का कनाडा है, उन गोरों ने इस पार्टी को बनाया था। इस व्यक्ति ने क्या किया, इसने बेसिकली उसको हाईजैक कर लिया। क्योंकि यहाँ पे जैसे आपके यहाँ अभी जेपी नड्डा वाइस प्रेसिडेंट है, तो जो बीजेपी की कार्यकारिणी है वो आपका प्रेसिडेंट डिसाइड कर लेती है। लेकिन यहां पे क्या होता है कि किसी पार्टी का मुखिया है तो उस पार्टी के जितने भी मेंबर हैं पूरे देश में, वो लोग वोट डालेंगे, और जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो पार्टी का मुखिया बन जाएगा। अब जैसे बीजेपी के 6 करोड़ 7 करोड़ मेंबर हैं। अब दो कैंडिडेट, तीन कैंडिडेट खड़े हो गए, वो 6 करोड़ 7 करोड़ मेंबर जो है वोट डालेंगे तो कोई भी प्रेसिडेंट बन जाएगा। तो जगमीत सिंह जो है इस प्रोसेस के अंदर एनडीपी के मुखिया बन गए हैं। जब इन भाई साहब ने इस पार्टी की कमान संभाली थी, तो अभी एग्जैक्ट नंबर तो मेरे को नहीं याद है, मेरे हिसाब से 65 या 70 एमपी होते थे। आज जो घट के जो है वो बड़ा मुश्किल से 25 और 29 पे आ गए हैं। बहुत बड़ी मात्रा में लोगों ने जो है वो इस पार्टी को छोड़ करके लोग निकल गए हैं। सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी रह गई है इस पार्टी के अंदर। और मेरे को लगता है कि इस बार सरकार जब चुनाव में जाएंगी ये पार्टियां, तो इस बार इनके पास जो 25 या 29 सीटें हैं वो भी घट के जो है ना, मेरे 8 या 10 पे रह जाएंगे। क्योंकि यहाँ के हम्म, लोगों को अब समझ में आ गया है कि ट्रूडो और जगमीत सिंह जो है वो दोनों एक ही हैं। जैसे कांग्रेस के अंदर जो था टीएमसी और कांग्रेस एक है, टीएमसी और मुलायम सिंह यादव एक थे, बिल्कुल वैसा ही सिस्टम है। और जो समझ इनकी गया। पर्सनैलिटी है इन भाई साहब की, वो आप जो मैंने मिश्रण बताया उससे पता लगा लीजिए कि कैसा शख्स होगा। बड़ा खतरनाक, बहुत खतरनाक, डेडली कॉम्बिनेशन है साहब ये तो। हाँ, कम से डेडली कम। कॉम्बिनेशन है ये। जो प्रशांत किशोर यूएसए के अंदर रह करके आज भी वोट को लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए वोट वोट बोलता है, आप वोट दीजिएगा। अरे तुम यूएस में रहे हो, तुम एक इंजीनियर हो, क्या तुम वोट नहीं बोल सकते हो लोगों को? लेकिन तुमको मूर्ख बनाना है लोगों को, क्योंकि तुमको तेजस्वी जैसा जाहिल दिखना है, क्योंकि तुमको नीतीश कुमार जैसा मक्कार दिखना है। इसलिए तुम भी उन्हीं की तरह बोल रहे हो। और कहता है कि मैं बदल दूंगा बिहार। कैसे बदल दोगे? तुम तो खुद अपना जो तुम्हारी लॉन्चिंग है वही तुम मक्कारों जैसी लॉन्चिंग कर रहे हो, तो तुम कहां से बदल बिल्कुल। दोगे? तो इन तीनों का मिश्रण आप सोचो क्या कितना डेडली कॉम्बिनेशन है। बहुत मतलब जिसको कहते हैं ना कि आपने इस प्रतीक और बिंब के जरिए एक झटके में पूरी किताब को जो है वो एक जुमले से आपने क्लियर कर दिया। कितनी सारी मेहनत बचा दी हमारे दर्शकों की और खुद मेरी। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन को तो खैर ईश्वर ही मालिक है। अच्छा प्रमोद जी, कनाडा अपनी समस्याओं से जूझ रहा है। जी। आप कोई 8 महीना, 10 महीना, 1 साल, 2 साल से कनाडा में नहीं है, आपने एक पूरा दशक बिताया है कनाडा में और बिता रहे हैं। कनाडा कहाँ था, कहाँ आ गया? यहाँ पंजाब से जो भी माइग्रेंट होते हैं वो कनाडा जाते हैं, दुनिया के सपने लेके जाते हैं। पहले कभी वहां से मनी ऑर्डर इकोनॉमी होती थी, यानी कनाडा में जाके कमाते थे और वहां से भारत को, ये पंजाब को समृद्ध करते थे। लेकिन बदले तमाम सालों में ये चीज बिल्कुल उल्टी हो गई। उल्टी इस तरीके से हो गई कि पहले खुद कनाडा गए, वहां की परमानेंट सिटीजनशिप ली, फिर यहाँ की जमीनें बेची, यहाँ के मकान बेचे, या वैसे ही अबंडेंट छोड़ा
और उसके बाद बुजुर्गों को भी साथ लेके चले गए, यानी पूरी तरीके से भारत से कट गए। और यही वजह है कि यहाँ का पंजाब का डेमोग्राफिक रेशियो जो है वो बुरी तरह बदल गया। आज ये खुद चिल्लाते हैं कि यहाँ भैया आ गए, यहाँ बिहारी आ गए, यहाँ पूर्वी आके रह गए। अरे भाई, जब तुम छोड़ दोगे तो कोई ना कोई तो स्थान भरेगा ना वहां पे। तो जी। ये स्थिति आई। कनाडा की स्थिति में कितना कंट्रीब्यूशन इन माइग्रेंट्स का है एक्चुअली, जिसका ये दम भरते हैं कि हमारे बदौलत कनाडा चलता है। जैसे एक आदत है ना इनकी कहने की कि हम पूरे देश को खिलाते हैं, तो कनाडा में इनका योगदान क्या है? क्या करते हैं ये कनाडा में? कितना इन्होंने कनाडा को संवारा है, कितना इन्होंने कनाडा को बिगाड़ा है? इससे ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आप जिस धरती पर रहते हैं, आप जहां से कमाते और खाते हैं, उसके प्रति भी आपकी कुछ जिम्मेदारी बनती है। तो वो समझ एक इस बात की तरफ ले जाएगी कि ये अपने मदरलैंड यानी पंजाब के लिए जब इतना नेगेटिव सोच सकते हैं, तो ये जहां रहते हैं, जहां समृद्ध होते हैं, जहां कमाते हैं, जहां खाते हैं, वहां इनका क्या कंट्रीब्यूशन है? देखिए अवनीश जी, जब मैं आपने पूछा कि भाई कनाडा कितना बदला है पिछले 15 साल में, पिछले 10 साल में, मैं 2015 में यहाँ पर आया था। आप यकीन मानिए, जब हम घरों में रहते थे, हम कभी घर पे लॉक नहीं लगा के जाते थे। मतलब जो बात अच्छी है वो बात अच्छी कहनी चाहिए, वरना जो है एक गलत बात हो जाती है। हम घरों में ताला नहीं लगाने जाते थे। सुबह 7 बजे 8 बजे घर का डोर वैसे ही बंद करके चले जाते थे, शाम तक हमें वैसा ही मिलता था। घरों के जो प्राइस थे, जो प्रॉपर्टी प्राइजेस थे, वो इतने कम थे कि कोई भी आम आदमी बंदा, एक सामान्य जॉब करने वाला बंदा बड़ा आराम से घर को अफोर्ड कर लेता था। इतना अच्छा माहौल था यहाँ पे। कानून, क्योंकि इससे पहले जब मैं आया था, तब तक यहाँ पे कंजर्वेटिव्स की गवर्नमेंट थी, स्टीफन हार्पर की गवर्नमेंट थी। उसने लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा मेंटेन करके रखा था, इमिग्रेशन इतना अच्छा, इमिग्रेशन प्रोसेस वो चलाते थे स्मूथ, कि जो डिसिप्लिन में रहेगा, जो टैक्स पे करेगा, उसी को हम यहाँ की पीआर देंगे। 2015 में जब मैं आया तो सरकार बदली, और सरकार बदलते बदलते सिचुएशन आज ये है कि अगर आपके घर पे शीशे का डोर लगा है, तो आपके घर के शीशे का डोर तोड़ करके और आपके घर में घुस जाते हैं। यहां पर लोगों ने अपने घर के बाहर लोहे के डोर लगवाने शुरू कर दिए हैं। ये है, इस प्रकार की है कानून व्यवस्था। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं कि जो आपने पंजाब के परिप्रेक्ष्य में पूछा, जैसे कि पंजाबी लोगों का कौन, देखिए, जो लोग पुराने पंजाबी आए हुए हैं, जो 1980 की दशक में, 1950 की दशक में, सर उन्होंने बहुत संघर्ष किया है, बहुत संघर्ष किया है। ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर वो फार्मों में काम करते थे, बेरी तोड़ना, स्ट्रॉबेरी तोड़ना, ब्लूबेरीज तोड़ना। उनके सिरों के अंदर जो है वो छोटे छोटे आंटन हो जाते थे। इतनी मेहनत कर करके उन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश किया इस कंट्री के अंदर, और नो डाउट बड़े रिस्पेक्टेबल वे से उनको पहले देखा जाता था। लेकिन पिछले 10 साल के अंदर जिस हिसाब से यहाँ पे अंधेवा इमिग्रेशन हुई है, और बिना किसी की जांच पड़ताल किए लोगों को एंट्री मिल गई है, तो इस कंट्री का लॉ एंड ऑर्डर जो है सर, वो इस परिस्थिति में पहुंच गया है कि वो कोलैप्स कर सकता है कभी भी। पहले हम कॉल करते थे 911 को, तो 2 मिनट में या 3 मिनट में गाड़ी आ जाती थी पुलिस की। आज जो है टोरंटो के अंदर 45 मिनट में कार आ रही है, पुलिस को आने में 45 मिनट लग रहे हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सर, मतलब टोरंटो जो, जहां पे सबसे ज्यादा मेजर फॉल होता है अपनी पॉपुलेशन का, वहां पे बहुत बुरा हाल है। लोगों की गाड़ियां चोरी हो रही हैं, लोगों के ट्रक की चोरी हो रहे हैं, यहां तक कि फिरौती खुले आम, जिसका भी अच्छा रेस्टोरेंट चलता है, जिसका भी अच्छा व्यापार है, जिसको देख करके ऐसे पता लगता है कि हाँ ये कमा के खा रहा है, उसके पास में फिरौती का कॉल आ जाता है। अभी पीछे 5 बच्चे पकड़े गए हैं, पांचों के पांचों बच्चे भारत भारत मूल के पंजाब से हैं। उसमें एक 22-23 साल की लड़की भी है। क्या करते थे, लोगों को डराते थे, धमकाते थे और पैसे की वसूली करते थे। तो ये जो जस्टिन ट्रूडो ने एक जो तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स का एक नया, जो एशिया की जो पॉलिटिक्स का जो इसने यहाँ पे एक नया चलन चालू किया था ना, उससे क्या हो गया कि हम्म। ये यहाँ का जो एक डीप स्टेट था, उसको ऐसा फील हो गया कि यार, मतलब सिस्टम में जो है सेंध लगाई जा सकती है। और जस्टिन ट्रूडो कोई सीजन्ड पॉलिटिशियन नहीं है। इनके जो पिताजी थे पियर ट्रूडो,
उन्होंने 1980 के दशक में इमिग्रेंट्स को, जो जब पंजाब में माहौल खराब था, तो वो लोग यहाँ पे आए, उन लोगों को सुविधाएं दी। जैसे आज यूक्रेन के रेफ्यूजी जब कनाडा आते हैं तो उनको $6,000 पर मंथ मिलता है, और उनको रहने के लिए घर मिलता है, उनको बेरोजगारी भत्ता मिलता है। इनफैक्ट अगर वो कहीं जाते हैं तो उनको टैक्सी का जो किराया है वो भी सरकार देती है। तो इस तरीके की सुविधाएं जो है रेफ्यूजियों को यहाँ पे मिल रही हैं। ये सारी सुविधाएं जो है वो उस टाइम पियर ट्रूडो के पिताजी ने, जिन्होंने 1968 से लेके 1984 तक राज किया था कनाडा पे, उन्होंने रेफ्यूजीज को ये सुविधाएं दी थी। तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये एक ग्रेटिट्यूड था कि इन्होंने अगर हमारा इतना साथ दिया है तो हम इनके बेटे को एक बार प्रधानमंत्री बना देते हैं। तो उस वजह से जस्टिन ट्रूडो को जो है वो सत्ता मिल गई। लेकिन कैनेडियंस ने उसको वोट नहीं दिया, तभी गठबंधन की सरकार है, उसको जगमीत सिंह की हेल्प लेनी पड़ती है। दोनों गवर्नमेंट ने गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। कैनेडियंस को पता था कि ये आदमी ठीक नहीं है, लेकिन लोकतंत्र है, उसके कुछ फायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। सत्ता में आ गए हैं, अब सत्ता में आने की वजह से जो है वो देश की परिस्थितियां जो है वो पूरी दुनिया के सामने है। रियल स्टेट जो है बिल्कुल कोलैप्स होने पे है। कितने लोग मेरी जान पहचान में हैं जो पूरे डिप्रेशन में जा चुके हैं। जो 8-8 9-9 करोड़ के घर लिए थे, वो घर आज कोई 5-6 करोड़ में बेचने के लायक, बेचने कोई खरीदने वाला नहीं है। तो एक प्रॉपर्टी के अंदर आपको 2.5-3 करोड़ का नुकसान हो जाए तो ये कोई छोटी बात नहीं है, आपकी पूरी जिंदगी की कमाई चली जाती है। जो पिछले 40 साल में एक एक डॉलर जोड़ा था वो पूरा का पूरा वाइप ऑफ हो रहा है। जी। तो इस वजह से जो है फिलहाल इस परिस्थितियां जो है ऐसी बन गई हैं और इन वजहों से बन गई हैं। बिल्कुल प्रमोद जी। और टूटो साहब के बारे में हमारे दर्शकों को ये पता चला होगा, ये उसी तरह से पारिवारिक परिवारवाद की राजनीति से निकले हुए हैं। जिस तरीके से हमारे यहाँ चश्म चिराग राहुल गांधी हैं, हमारे यहाँ तेजस्वी यादव जैसे लोग हैं, अखिलेश यादव जैसे लोग हैं, स्टालिन जैसे खानदान है। तो ये एक बात है। अब ये पूरा ताना बाना समझ में आता है कि आखिर क्यों ट्रूडो भारत के खिलाफ दुश्मन कर रहे हैं। और एक चीज तो आप मानेंगे, जब भी कोई देश बड़ी तेज प्रगति करता है, और ये बड़ी आम सी बात है जो हमारे समाज में हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, या बिल्कुल गांव देहातों में ये जाना जाता है कि भैया, जिसके घर में उन्नति आनी शुरू होती है, गांव है तो गांव के बाकी लोग, मोहल्ला है तो बाकी मोहल्ला, शहर है तो बाकी शहरी, वो जलन तो रखते ही हैं। और ये कहीं ना कहीं से ट्रूडो के व्यवहार में भी दिखाई देता है। आपने कहा इज नॉट ए सीजन पॉलिटिशियन, नो डाउट ही इज नॉट, क्योंकि ये उनके पॉलिटिकल डिसीजंस में भी दिखाई देता है। अब एक बात और चलते मैं आपको चलते, बताऊं जी मनीष जी जी, जी जी। मतलब आप पराकाष्ठा देखिए, मतलब ध्रुव राठी जो है वो नरेंद्र मोदी पे वीडियो बना के कहता है कि वो तानाशाह है। अभी कैनेडियन पार्लियामेंट में एक बिल पेश किया गया है C-18, आप ऑनलाइन सर्च करिएगा जाकर के। मैं आपके वीडियो बना रहा हूं, ठीक है, मैं सरकार का क्रिटिसिज्म कर रहा हूं, कानून है कि ये हेट स्पीच में आता है। अब अगर सरकार चाहे या कोई मेरा व्यक्ति ऐसा है जो मुझे पसंद नहीं करता है, वो इस वीडियो को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अगर सरकार के सामने दे दे तो मेरे को जेल हो जाएगी साहब। ये कानून कनाडा में बना है और अभी बना है कि आप सरकार का क्रिटिसिज्म सोशल मीडिया से नहीं कर सकते। तो जो ध्रुव राठी जो बकवास करता है जर्मनी में बैठ करके, उसको आए जरा और यहाँ कनाडा में रहे और सरकार के खिलाफ बोल के बताए। और जितने वीडियो वो नरेंद्र मोदी और भाजपा के विरोध में बनाता है, उतने वीडियो यहाँ की गवर्नमेंट के विरोध में बना के दिखाए। और जितना वो बोलता है तीसरे दिन जेल में होगा। यहाँ पे एक रिबल न्यूज के पत्रकार थे, उन्होंने सिर्फ एक सरकारी मिनिस्टर से एक सवाल पूछ लिया था, उनको वो सवाल पसंद नहीं आया था, उनको उठा के जेल में डाल दिया गया था। और उनकी उम्र जो है वो 70 साल थी, जी और उन्होंने सिर्फ देश हित में एक सवाल पूछा था। तो ये जो परिवारवाद की राजनीति है ना, ये देखिए भारत में भी ये जो है, नरेंद्र मोदी जब कहते हैं परिवारवाद के, तो वो सिर्फ अपने अपोजिशन वालों को नहीं बताते, वो पूरे विश्व को संबोधित कर रहे होते हैं कि कहीं पर भी ये समस्या है, किसी भी देश में ये समस्या है, तो वो वहां के नागरिकों के लिए घातक है। तो जब भी वो लाल किले से बोलते हैं तो बड़ी समझने वाली बात होती है, बहुत गहरा बहुत बड़ी उसके बात, अंदर एक संदेश छुपा होता है। और हम भुगत बहुत रहे बड़ी हैं बात। परिवारवाद।
बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। और इस यह बात सिद्ध करता है, आप कनाडा की धरती पर बैठ के अगर इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कही बात को लेते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है कि वो एक जैसे वर्ल्ड लीडर के तौर पर तो ऑलरेडी उनकी शख्सियत उभरी ही है। आपने ध्रुव राठी जैसे एलिमेंट्स की बात की, ये चवन्नियां किस तरीके से भारत के खिलाफ एजेंडा चलाती हैं, और भारत में बैठे कुछ सुपारी पत्रकार, कुछ सुपारी सो कॉल्ड बुद्धिजीवी और सुपारी एजेंडाबाज जो कांग्रेस और बाकी इकोसिस्टम से बेरोजगार हुए पड़े हैं, क्योंकि कांग्रेस सरकार में है नहीं, तो वो तड़प समझी जा सकती है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच और टॉलरेंसी अगर देखनी है तो भारत में आके देखो। और भारत के खिलाफ जहर बोना किसी विदेशी धरती से अगर है, तो जरा जाओ आसपास के पूरे विश्व में, और मैं तो कहता हूं ध्रुव राठी जैसे सस्ती चवन्नियों को प्रमोद जी से ये बात सीखनी चाहिए। और मैं दर्शकों से कहूंगा, अगर आप छोटी क्लिप्स काट सकते हो तो ध्रुव राठी के नीचे हैंडल्स पे ये क्लिपिंग उठा के लगा दीजिए और जवाब दीजिए और थप्पड़ मारिए। प्रमोद जी, अगर आप कुछ और ऐड करना चाहें। और और मैं बस लास्ट में यही चीज कहना चाहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ ये जो नरेटिव बनाया जाता है ना, कि झूठा नरेटिव है, जो भी प्रोग्रेसिव लोगों की बात करते हैं, प्रोग्रेसिव राजनीति की जो नेता बात करता है, उसको बदनाम कर दो। ये जो बिल C-18 है, ये मैं कोई अपने से नहीं बना के, गूगल के ऊपर सब कुछ पड़ा हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर सैकड़ों वीडियोस हैं। तो जो असली जो लोकतंत्र है ना साहब, वो लोकतंत्र आप लोग एंजॉय कर रहे हैं। मैं आपके देश के यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ, रवीश कुमार जो है, मैं उसके, वैसे तो मैं उसको पसंद नहीं करता, लेकिन जब उसके वीडियोस मैं देखता हूँ तो इतना जहर उगलता है। आप किसी और देश में बैठ करके, आप इनफैक्ट यूएस में बैठ कर भी यूएस के खिलाफ इस तरीके का जहर नहीं उगल सकते। आप कनाडा में बैठ करके इस तरीके का नरेटिव अपने देश के खिलाफ नहीं बना सकते। आप चाइना में नहीं बना सकते, आप नॉर्थ कोरिया में नहीं बना सकते। इनफैक्ट आप जर्मनी जैसे कंट्रीज के अंदर भी इस तरीके का नरेटिव और इस दूसरे देशों से पैसा लेकर के अपनी सरकार के विरुद्ध ऐसे काम कर नहीं सकते। ये काम तो सिर्फ भारत में है, और ये काम सिर्फ नरेंद्र मोदी की सरकार में है। अगर कोई और सरकार होती तो भी आप ये कर नहीं सकते थे। अगर कांग्रेस की सरकार इससे पहले थी, हमें पता है कि कितनी अभिव्यक्ति की आजादी उस वक्त थी। हम कोई उस टाइम दूध पीते हुए बच्चे नहीं थे। तो देश का युवा देख रहा है इन मक्कारों को, जो ये विदेशी धरतियों पे बैठ कर के कमा के खाने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि कमा के खाने में जो है जोर लगता है और अच्छी एक अच्छी परवरिश चाहिए, लेकिन हराम का खाने में और दूसरों से मांग कर खाने में, दूसरों से भीख लेकर के, खैरात लेकर के जिंदगी जीना जो है वो बड़ी आसान होती है। लेकिन खुद का कमा करके और आत्मसम्मान के साथ जीवन जीना बड़ा मुश्किल होता है। ये मैं ध्रुव राठी के लिए कह रहा हूं, अगर कोई क्लिप काट के दे तो उसको भेज देना। बहुत बड़ी बात प्रमोद जी। और वाकई इस देश में मैं तो कहता हूँ 2014 से पहले के 10 12 15 साल छोड़ दीजिए। अरे इस देश में कितनी बोलने की स्वतंत्रता, चाहे आम नागरिक हो, चाहे कोई पॉलिटिशियन हो, चाहे अखबार हो या मीडिया हो, वो तो 70 के दौर में इमरजेंसी के दौरान देखा है। जब अखबार निकलने बंद हो गए थे, अखबार निकलते थे भी थे तो सबसे पहले उसको सरकार को भेजना पड़ता था कि हम क्या छाप रहे हैं और कब निकले। तो ये एक दौर भारत ने देखा है, और 2014 के बाद जो एक फेक नैरेटिव खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है, और इसमें कम से कम हमको आपको संतोष इस बात का होना चाहिए प्रमोद जी, कि भारत के नागरिक, भारत का समाज इस बात को समझ रहा है। उसका सबूत है कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो समर्थन आया, 2019 में वो समर्थन और बढ़ा। और अब जब हम 2024 के इलेक्शन के बमुश्किल 60 65 70 दिन पीछे खड़े हैं, तो वो ग्राफ और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी साफ लग रहा है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाउस में बोल रहे हैं कि अब 370 चाहिए अकेले बीजेपी को, और एनडीए को 400 प्लस। तो संभवतः ये विश्वास भारतीय जनमानस नरेंद्र मोदी के साथ लगाए हुए है। और ये किसान आंदोलन पार्ट 2 शुरू करते समय अब देखिए किस तरीके से इनकी भद्द पिटी। वो दल्लेवाल साहब का वो वीडियो कि मोदी का ग्राफ बहुत ऊपर चला गया है, इसलिए मोदी का ग्राफ नीचे निकालना है, नीचे गिराना है। तो किसानी
के वेश में, एक होता है ना कि वो जो फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता है जिसमें अलग-अलग किरदारों के कपड़े पहन के बच्चे घूमते हैं, तो किसान बन के और पॉलिटिकल आंदोलन चल रहा था। खैर वो आंदोलन अपनी मौत मर गया, और बल्कि मुझे तो लगता है, और दर्शक इसका विवेचन करेंगे, और आप इस पे चाहिए तो अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। मुझे लगता है कि किसान आंदोलन पार्ट 2 जो मोदी का ग्राफ गिराने के लिए तैयार किया गया था, उसने मोदी के ग्राफ में कुछ इजाफा कर दिया है। कंसोलिडेशन आ गया है ना? 100%। तो बिल्कुल। प्रमोद जी, आपने हमें समय दिया, और कनाडा और भारत का समय, दर्शक आप जानते हैं कि वो जो टाइम का मैचिंग है, अब आप सोचें कि मैं सुबह-सुबह भोर में ये वीडियो कर रहा हूँ रिकॉर्ड भारत में बैठ के, और प्रमोद जी अपनी शाम का व्यस्त व्यस्त समय में से निकाल के हमारे और आपके बीच में ये कंटेंट दे रहे हैं। तो प्रमोद जी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद प्रारब्ध के इस मंच से। दर्शकों, इसी के साथ हमें और प्रमोद जी दोनों को आज्ञा दीजिए। और हाँ, चलते-चलते एक बात मैं सामान्यतः अपने वीडियोज़ में नहीं कहता हूँ। आपके लाइक्स वीडियो पे, आपकी कही हुई बात जिसको आप समर्थन करते हैं, यानी वीडियो को आगे बढ़ाती है। इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप देखते हैं, पसंद करते हैं, वो व्यूज़ से पता चलता है। बहुत ज़्यादा हम आपके आभारी हैं। लेकिन लाइक का एक बटन ज़रूर दबाइए उस वीडियो पे, ताकि वो कंटेंट जिसको आप पसंद कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फैले, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जाए। तो इसी के साथ एक छोटी-सी विनती आपसे और रहेगी दर्शकों, प्रमोद जी के साथ और किन विषयों पर आप प्रारब्ध के इस मंच पर चर्चाएँ सुनना चाहेंगे, उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि हम आपकी बात प्रमोद जी के ज़रिए एक चर्चा के रूप में सामने रख पाएँ। प्रमोद जी, एक बार फिर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, और दर्शकों इसी के साथ हमें और प्रमोद जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम जी, जय श्री राम।